प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोच्चि बेंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को करेंगे समर्पित। इस पाइपलाइन से विपरीत परिस्थितियों में लोगों के घरों तक पहुंचेगी पीएनजी। कल कृषि कानूनों के मामलों पर सरकार और किसान संगठनों के बीच हुई वार्ता रही बेनतीजा। दोनों पक्षों के बीच 8 जनवरी को होगी अगली बैठक। प्रदेश के 75 जिलों में आज कोविड वैक्सीन के लिए चलाया जाएगा ड्राई रन। प्रत्येक जिले के 6 स्थानों में 3 शहरी और 3 ग्रामीण क्षेत्रों में चलेगा ये अभियान। और लगातार बदलते मौसम का प्रभाव प्रदेश में अभी रहेगा जारी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने ओलावृष्टि की व्यक्त की है संभावना। नमस्कार, मैं हूं मोनिका चौहान और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोच्चि बेंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये कार्यक्रम एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड के निर्माण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। 450 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन का निर्माण गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किया है। इसकी परिवहन क्षमता 12 मिलियन मीट्रिक मानक क्यूबिक मीटर प्रतिदिन है। ये केरल के कोच्चि स्थित एलएनजी के पुनर्गैसीकरण टर्मिनल से गैस को ले जाएगी। ये एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड जिले से होते हुए बेंगलुरु तक प्राकृतिक गैस ले जाएगी। परियोजना की कुल लागत लगभग 3000 करोड़ रुपए थी और इसके निर्माण के दौरान तकरीबन 12 लाख से अधिक मानव दिवस के बराबर रोजगार सृजित हुए। इंजीनियरिंग की दृष्टि से इस पाइपलाइन को बिछाना बेहद चुनौतीपूर्ण था। इस पाइपलाइन का अपने मार्ग में 100 से अधिक स्थानों पर जल निकायों को पार करना बेहद जरूरी था। इस चुनौतीपूर्ण कार्य को क्षैतिज दिशात्मक ड्रिलिंग विधि नाम की एक विशेष तकनीक के जरिए पूरा किया गया। इस पाइपलाइन के जरिए आम लोगों के घरों में पीएनजी पहुंचेगी और परिवहन क्षेत्र को सीएनजी के रूप में पर्यावरण के अनुकूल और सस्ती ईंधन की आपूर्ति होगी। पाइपलाइन अपने मार्ग में पड़ने वाले जिलों की वाणिज्यिक और औद्योगिक इकाइयों को भी प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। स्वच्छ ईंधन के उपभोग के जरिए वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाते हुए वायु की गुणवत्ता में सुधार में भी बेहद मदद मिलेगी। कृषि कानूनों के मसले पर सरकार और आंदोलनरत किसानों के बीच सोमवार को 8वें दौर की बातचीत हुई, लेकिन इस बार भी बातचीत बेनतीजा रही। किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की अपनी मांग पर अड़े हैं। वहीं सरकार का कहना है कि कानूनी पहलुओं और पूरे देश के किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा। अब दोनों पक्षों के बीच 8 जनवरी को अगले दौर की बातचीत होगी। नए कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों की मांगों पर चर्चा के लिए सरकार और किसानों के बीच वार्ता का अगला चरण सोमवार को हुआ। किसान संगठनों के प्रतिनिधि और सरकारी पक्ष के बीच दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे वार्ता हुई। बैठक में पिछली बैठक के बाकी 2 एजेंडों यानी तीनों कृषि कानूनों और एमएसपी की खरीद व्यवस्था के बारे में चर्चा हुई। सरकार के मुताबिक बैठक में माहौल अच्छा था, लेकिन कुछ मसलों पर किसानों के अड़ने के कारण बात पूरी नहीं हो सकी। सरकार ने अगली बैठक में समाधान की उम्मीद जताई है। चर्चा में स्वाभाविक रूप से माहौल अच्छा था, लेकिन एक्ट रिपील पर अड़े रहने के कारण कोई रास्ता बन नहीं पाया। लेकिन मुझे आशा है कि जिस प्रकार की बातचीत आज हुई है उस हिसाब से अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी और संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। दोनों पक्षों के बीच 8 तारीख को अगली बैठक होगी। सरकार का कहना है कि देश में करोड़ों किसान हैं और उसको सभी की बातों को ध्यान में रखकर और कानूनी पहलू के मुताबिक फैसला करना है। जब इस प्रकार के विषय होते हैं तो निश्चित रूप से चर्चा के कई दौर करना पड़ते हैं। समस्या के कानूनी पहलुओं को भी ध्यान में रखना पड़ता है, पूरे देश को भी ध्यान में रखना पड़ता है। देश में करोड़ों किसान हैं, उनकी अपनी भावनाएं हैं, उनके कानून के लाभ और हानि और हित उससे जुड़े हुए हैं। तो सरकार तो देश भर के किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है ना। बैठक के बीच में ही किसानों ने लंच भी किया। लंच के दौरान ही वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश किसानों के साथ बातचीत करते रहे। इससे पहले 30 दिसंबर को हुई बैठक में किसानों की ओर से भेजे गए विवरण के मुताबिक तीनों कृषि कानूनों
एमएसपी की खरीद व्यवस्था के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020 और विद्युत संशोधन विधेयक 2020 में किसानों से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई थी। इसके बाद 2 मुद्दों वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020 और विद्युत संशोधन विधेयक 2020 पर दोनों पक्षों के बीच रजामंदी हो गई थी। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्र सरकार के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ देश के किसानों की बैठक शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो गई। आगामी बैठक 8 जनवरी को रखी गई है। उम्मीद की जाती है कि आगामी बैठक में सरकार की तरफ से देश के किसानों को जहां कुछ नई सौगात मिल सकती है, वहीं किसानों को भी कृषि कानूनों को लेकर जो भ्रम था वो पूरी तरह दूर हो सकता है। केंद्र सरकार के तमाम मंत्री और खुद प्रधानमंत्री मोदी बार बार कह चुके हैं कि कृषि सुधार किसानों के कल्याण के लिए है और इससे उन्हें फायदा होगा। सरकार बार बार साफ कर चुकी है कि सरकार किसानों की चिंताओं का समाधान करने को तैयार है। इस बीच दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों के आंदोलन की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। विज्ञान के मोर्चे पर देश लगातार आगे बढ़ रहा है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य प्रणाली राष्ट्र को समर्पित की। राष्ट्रीय पर्यावरण मानक संबंधी प्रयोगशाला की भी उन्होंने आधारशिला रखी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत को अपने प्रोडक्ट को दुनिया में बेहतर साबित करना होगा। आत्मनिर्भर भारत में नए मानकों से लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल स्तर का बनाना होगा। क्वालिटी, क्रेडिबिलिटी के स्तंभों पर खड़ा होगा ब्रांड इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। उन्होंने नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य राष्ट्र को समर्पित किया, तो साथ ही राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला की आधारशिला भी रखी। इस मौके पर आत्मनिर्भर भारत अभियान की चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने संदेश दिया कि वैश्विक स्तर पर भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ाने के साथ ही उसकी स्वीकार्यता भी बढ़ाना जरूरी है, जिसके लिए क्वालिटी पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। आज जब देश आत्मनिर्भर भारत का अभियान इसका संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहा है, तो हमें याद रखना है कि इसका लक्ष्य क्वांटिटी भी है, लेकिन साथ साथ क्वालिटी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यानी स्केल भी बढ़े और साथ साथ स्टैंडर्ड भी बढ़े। मेड इन इंडिया की न केवल ग्लोबल डिमांड हो, बल्कि ग्लोबल एक्सेप्टेंस भी हो, ये हमें सुनिश्चित करना है। हमें ब्रांड इंडिया को क्वालिटी, क्रेडिबिलिटी के मजबूत स्तंभों पर और मजबूत बनाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा देश दशकों से क्वालिटी और मेजरमेंट के लिए विदेशी स्टैंडर्ड्स पर निर्भर रहा है, लेकिन इस दशक में भारत को अपने स्टैंडर्ड्स को नई ऊंचाई देनी होगी। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के नए संकल्पों को ध्यान में रखते हुए नए मानकों, नए पैमानों को गढ़ने की दिशा में आगे बढ़ना ही है। सबसे बड़ी बात, नए मानकों से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों की क्वालिटी सुनिश्चित होगी। इससे भारत के सामान्य उपभोक्ता को भी अच्छा सामान मिलेगा, एक्सपोर्टर की परेशानी भी कम होगी। यानी हमारा प्रोडक्शन, हमारे प्रोडक्ट्स क्वालिटी में जितने बेहतर होंगे, उतनी ही ताकत देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगी। रिसर्च और नवाचार के क्षेत्र में असीम संभावनाओं का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने वैज्ञानिक समुदाय, खासतौर से युवाओं से इसके लिए आगे आने का आग्रह किया। आज भारत के युवाओं के पास रिसर्च और इनोवेशन में असीम संभावनाएं हैं, लेकिन आज हमारे लिए जितना इनोवेशन क्रिटिकल है, उतना ही महत्वपूर्ण है इनोवेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज करना। ये कैसे हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की सुरक्षा कैसे हो, ये भी आज हमारे युवाओं को सिखाना है।
राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला के जरिए भारत में प्रदूषण से निपटने के लिए ज्यादा सस्ते और प्रभावी सिस्टम तो विकसित ही होंगे, साथ में एयर क्वालिटी और एमिशन से जुड़ी टेक्नोलॉजी के ग्लोबल मार्केट में भी भारत की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। बढ़ते हैं समाचारों में आगे। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठक कर रही है। कल देर रात पार्टी कार्यालय में आयोजित बैठक में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। सरकार और संगठन के बीच हुई बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा की गई। बैठक में संगठन की ओर से प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह और प्रदेश के संगठन मंत्री सुनील बंसल समेत प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव में अपने चुनाव सिंबल पर चुनाव मैदान में उतरेगी। पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। बैठक देर रात तक चली। बैठक में अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने दूरदर्शन से बात करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में प्रशिक्षित वैक्सीनेटर के जरिए कोविड वैक्सीनेशन का ड्राई रन आज भी चलाया जाएगा। आज 75 जिलों में प्रत्येक जिले के 6 स्थानों पर ड्राई रन चलाया जाएगा। इनमें 3 ग्रामीण और 3 शहरी क्षेत्र होंगे। इस अवसर पर किसी को वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी, लेकिन मॉक ड्रिल किया जाएगा। पूरे प्रदेश में एक ड्राई रन किया जा रहा है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में पूर्वाभ्यास होगा और हर जिले में 6 स्थान पर 3 शहरी केंद्रों पर और 3 ग्रामीण केंद्रों पर पूर्वाभ्यास किया जा रहा है, जिसमें कि जो वैक्सीनेशन की टीमें हैं वो वास्तव में स्थल पर जाएंगी और AEFI हम कहते हैं, जो कभी कभी किसी को दर्द होने लगता है या हल्का फुल्का बुखार आ जाता है टीकाकरण के बाद, तो उसके लिए भी दवाइयाँ वहाँ पर केंद्र पर रहती हैं ताकि तत्काल उसका भी समाधान किया जा सके। वो सारी दवाइयाँ लेकर के जिस सिरिंज वगैरह से जिससे टीकाकरण किया जाना है, सारा जो सामान है, सारी सामग्री लेकर के हमारी टीमें जाएंगी और पूरे प्रदेश में ड्राई रन करके देखा जाएगा कि हमारी व्यवस्था बिल्कुल माकूल है, बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हो चुकी है कि और किसी सुधार की गुंजाइश है। जो भी निकल कर आएंगे बिंदु, उन पे जो भी सुधार आवश्यक होगा उस सुधार को भी करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वैक्सीनेशन की सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर का टीकाकरण किया जाएगा। इसके बाद 50 साल से ऊपर की आयु के लोगों को तथा वो गंभीर बीमारी से ग्रसित लोग जो 50 वर्ष की आयु से कम हैं, उनका टीकाकरण किया जाएगा। सारी व्यवस्था की जा रही है। सबसे पहले जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उन्हें और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जिन्होंने कंटेनमेंट जोन में और बाकी के ऐसे जगह जहां पर की संक्रमण की संभावना थी और है, वहां पर लगातार काम किया है, जैसे पुलिस के हमारे जवान हैं, जैसे हमारे सफाई कर्मी हैं, होमगार्ड के लोग हैं, जैसे राजस्व के लोग हैं, इन लोगों को प्राथमिकता पर वैक्सीनेशन इनका किया जाएगा, इनको टीका लगाया जाएगा। इसके पश्चात जो लोग 50 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं, क्योंकि इनमें कई बार जटिलता आने की संभावना रहती है। स्वदेशी वैक्सीन को वैक्सीन DCGI ने आपातकालीन मंजूरी क्या दी कि विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाने शुरू कर दिए, क्योंकि आमजन वैज्ञानिक तथ्यों से अनभिज्ञ होते हैं। उन्हें वैक्सीन के मुद्दे पर भ्रमित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसे देखते हुए ICMR के साथ मिलकर कोवैक्सीन तैयार करने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डेटा छिपाने के आरोपों से साफ इनकार किया और अहम तथ्यों को सामने रखते हुए स्पष्ट किया कि उनकी वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल 12 देशों में चल रहा है और इन ट्रायल्स के डेटा पर 5 आर्टिकल अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल जर्नल में प्रकाशित हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी कहा कि ऐसे अहम मसले का राजनीतिकरण करना गलत है। पूरी दुनिया जिस कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रही है और उसे लगवाने के लिए करोड़ों करोड़ लोग टकटकी लगाए बैठे हैं, ऐसी 2 वैक्सीन भारत में तैयार होने वाली है। वैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी मिल चुकी है और लोगों को ये लगनी अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल इस पर सियासत करने पर लगे हुए हैं। अब भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन तैयार करने वाली भारत बायोटेक ने तमाम आरोपों पर करारा पलटवार किया है।
कंपनी के सीएमडी डॉक्टर कृष्णा एला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डेटा छिपाने के आरोपों से साफ इनकार किया और कहा कि उनकी वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल 12 देशों में हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल जर्नल में 5 आर्टिकल भी प्रकाशित हो चुके हैं। You look at Pfizer, they have 5 publications, Pfizer. AstraZeneca, 8 publications. Moderna, 3 publications. Sputnik, 1 publication. CanSino, 2 publications. Sinopharm, 1 publication. Sinovac, 2 publications. Bharat Biotech, 5 publications. We are no way inferior to Pfizer in terms of publication. All international. Oh, they ask, where is the public domain? It's there in the internet. Somebody has to go and see that, read it, and then come back and ask the questions. कंपनी का कहना है कि भारत बायोटेक केवल भारत की ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है और 123 देशों में काम कर रही है। कंपनी का कहना है कि उसने आज तक कई और बड़ी महामारियों के लिए 16 वैक्सीन में अहम योगदान दिया है। भारत बायोटेक का कहना है कि वो दुनिया की एकमात्र कंपनी है जिसके पास BSL-3 उत्पादन व्यवस्था है। उन्होंने डेटा छिपाने के आरोपों से इनकार किया और कहा कि केवल भारत ही नहीं, ब्रिटेन और अमेरिका में भी क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। कंपनी का कहना है कि आपातकालीन इस्तेमाल की इजाजत दुनिया के बाकी देशों में भी एफिकेसी ट्रायल के बगैर दी जाती है। We are not a company of India, we are a global company. And I think our pandemic experience and emergency vaccine, people question us. These vaccine, HNVac, pandemic flu came in 2009. In 8 to 10 months, all 3 vaccines from 4 companies have developed in India. And we didn't do any efficacy trial. It was again an emergency clearance. And please note down, there was no efficacy trial for this product. We have done an efficacy trial, not even multinational, not even US and UK companies have done efficacy trial. They've got an emergency license for this pandemic flu. But of course, the history tells you that after that pandemic flu disappeared from the society. That's different. But cholera vaccine is also another one we are doing. We are taking global leadership in various vaccine. गौरतलब है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने वैक्सीन की मंजूरी पर सवाल उठाए थे। अब बीजेपी ने वैक्सीन पर सियासत को दुखद बताते हुए कांग्रेस के साथ साथ अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। पार्टी का कहना है कि वैक्सीन आने से देश खुश है, लेकिन कुछ दल परेशान हैं। अखिलेश जी कह रहे थे ये बीजेपी की वैक्सीन है, मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। वैक्सीन कोई बीजेपी की और कांग्रेस की होती है क्या? वैज्ञानिकों ने ये शोध के बाद ये वैक्सीन बनाया है, जन कल्याण के लिए वैक्सीन बनाया है। और आपको जान के खुशी होगी, भारत में आज एक क्षमता है कि बाहर के देश किस प्रकार ये वैक्सीन हिंदुस्तान की फैक्ट्री में निर्माण हो सके, उसके लिए हिंदुस्तान को ऑर्डर दे रही हैं। और खुद हिंदुस्तान में बैठे कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ ऐसे नेता हैं जो हिंदुस्तान पर ही भरोसा नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि उनसे उनका खुद का घर नहीं संभल पा रहा है और देश की वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं। पार्टी का कहना है कि देश जब भी कोई उपलब्धि हासिल करता है, कांग्रेस सवाल उठाती है, क्योंकि पार्टी को केवल गांधी परिवार पर ही भरोसा है। उन्होंने कहा कि ये दल वैक्सीन पर सवाल उठाकर वैज्ञानिकों के आत्मबल को तोड़ने में लगे हैं। किसी पे भरोसा नहीं है कांग्रेस पार्टी को, न भगवान राम पे भरोसा है, न इलेक्शन कमीशन पर भरोसा है। वैक्सीन जब आता है तब वैक्सीन पे भरोसा नहीं होता है। आखिर कांग्रेस पार्टी का भरोसा किस पे है? बंधुगण, कांग्रेस पार्टी का एकमात्र सहारा और उनका केवल और केवल विश्वास गांधी परिवार को छोड़ के और किसी पे नहीं है। उनके लिए सर्वस्व गांधी परिवार है। गौरतलब है कि अखिलेश की पार्टी के ही एक नेता तो यहां तक कह गए कि इस टीके से लोग नपुंसक भी हो सकते हैं। हालांकि डीसीजीआई ने इन सब बातों को बकवास करार दिया है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन वैक्सीन हमारे देश के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत का नतीजा है और स्वदेशी वैक्सीन दुनिया में भारत का मान बढ़ा रही है। ऐसे में ऐसी सियासी सोच मानवता के हित में बिल्कुल नहीं है। गाजियाबाद के मुरादनगर की घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार करने वालों किसी को भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा। गाजियाबाद जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना को भेजा गया था। उन्होंने पीड़ित परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। शासन ने अपना सख्त रुख दिखाते हुए नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी निहारिका चौहान और अभियंता चंद्रपाल सिंह, सुपरवाइजर आशीष को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। पुलिस ने इन लोगों से विस्तृत पूछताछ की है। वहीं देर रात ठेकेदार अजय त्यागी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने मंडलायुक्त और जिलाधिकारी से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। विस्तृत रिपोर्ट मिलने के बाद कुछ और लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
पोस्टमास्टर जनरल वाराणसी के प्रयास से देश की रक्षा करने वाले नौजवानों की फोटो भी अब डाक टिकट पर लगाई जाएगी। उन्होंने सीआरपीएफ जवानों की तस्वीर डाक टिकट पर प्रकाशित करने की पहल की है। वाराणसी में 100 से ज्यादा सीआरपीएफ जवानों के चेहरे अब डाक टिकट की शोभा बढ़ाएंगे। इन जवानों की तस्वीर विश्वेश्वरगंज स्थित प्रधान डाकघर में माई स्टैम्प डाक टिकटों पर प्रकाशित की गई है। इस अवसर पर अधीक्षक राम मिलन और सहायक निदेशक शंभू राय ने सीआरपीएफ 95 बटालियन के कमांडेंट को उनकी फोटो वाली माई स्टैम्प भेंट की। चित्रकूट में नेत्रहीन बालिकाओं के लिए कार्य कर रही सामाजिक संस्था दृष्टि द्वारा कल अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस के अवसर पर लुई ब्रेल जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नेत्रहीन बालिकाओं ने कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। ब्रेल रीडिंग, राइटिंग और भाषण प्रतियोगिता भी हुई। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर एक रैली को रवाना किया। सभी लोगों ने लुई ब्रेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। दिव्यांगजनों के जीवन को जिस तरह से उन्होंने आसान बनाया है, उसके लिए लोगों ने उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें याद किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं इन बच्चों को ब्रेल लिपि में शिक्षा देती हूँ और ये तभी संभव हो पाया जब फ्रांस के में एक महान वैज्ञानिक लुई ब्रेल का जन्म हुआ, जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। 6 बिंदुओं पर आधारित यह लिपि यदि न होती तो शायद आप कल्पना नहीं कर सकते कि दृष्टिबाधित लोगों का जीवन इसी तरह अंधकारमय रह जाता और वो किसी कूप मंडूक की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते और लोग उन्हें अभी भी हेय दृष्टि से देख रहे होते। ब्रेल लिपि ही है जिसके माध्यम से आज दृष्टिबाधित अपने मन चाहे मुकाम पर पा रहे हैं। मैं निराशा दृष्टि नेत्रहीन बालिका विद्यालय की छात्रा, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। जैसा कि मैंने कल सभी को बताया था कि मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ, तो अगर लुई ब्रेल जी ने अगर इस ब्रेल लिपि का आविष्कार न किया होता तो ये सपना देखना हमारे लिए बहुत मुश्किल का काम था। और मुश्किल का काम ही क्या, हम ये सपना देख ही नहीं सकते थे। और किंतु अगर लुई ब्रेल जी ने इतना हमारे लिए अच्छा कार्य किया जिससे हम बहुत खुश हैं और आज उनके 213वें जन्मदिन पर हम उन्हें नमन करते हैं। उस लुई ब्रेल महान को जिन्होंने दृष्टिबाधितों के लिए ये लिपि बनाकर पूरे दुनिया के दृष्टिबाधितों को ज्ञान और विज्ञान से जोड़ा है, उन्हीं के जयंती के अवसर पर हम हर वर्ष ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस अवसर पर हम जो दृष्टिबाधितों से जुड़े व्यक्ति हैं, ऐसे सामान्य व्यक्तियों को लुई ब्रेल कर्मयोगी सम्मान तथा जो दृष्टिबाधित देश के रोल मॉडल बने हैं उनके लिए लुई ब्रेल सम्मान हमसे आज नवाजा गया है। इटावा पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ऑटो फ्रॉड गैंग का खुलासा किया है। ये गैंग 2016 से पूरे प्रदेश में नागालैंड परिवहन विभाग में फर्जी रजिस्ट्रेशन कराकर और एनओसी लेकर चोरी के वाहनों को प्रदेश के कई जिलों में बेच रहा था। ये गैंग चोरी के ऑटो को ARTO से मिलकर इनके असली कागज बनाकर प्रदेश में संचालित कर रहे थे। पुलिस का अनुमान है कि लगभग 10,000 ऐसे वाहन प्रदेश में संचालित हो रहे हैं। 41 वाहनों को पकड़ा गया है जिनकी कीमत 7 करोड़ रुपए से अधिक है। पुलिस आगे भी जांच जारी रखे हुए है जिससे प्रदेश में ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। ऑटो गैंग खुलासा करने वाली टीम को ADG ने 1 लाख, IG ने 50,000 और SSP ने 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। ये फर्जी तरीके से चोरी और लूट की जो गाड़ियां होती हैं उनको, जैसे कोई गाड़ी दिल्ली से चोरी हुई, कोई रायपुर से चोरी हुई, कोई औरैया से हुई, इन सब गाड़ियों के चेसिस नंबर को बदल के पूर्वोत्तर के राज्यों जैसे कि नागालैंड और मणिपुर इसमें रजिस्टर कर दिया करते थे, वहाँ पर फ्रॉड करके वहाँ के अधिकारियों के मिलीभगत से, और फिर यूपी में किसी ARTO की मिलीभगत से उसकी ट्रांसफर NOC जारी कर दिया करते थे, ताकि जो फ्रॉड और फर्जी जो ट्रक हैं, चोरी और लूट के जो ट्रक हैं, उनको हम लोग यदि कोई पुलिस की टीम या कोई और भी इन्फोर्समेंट की टीम जांच करे तो उसे असली पाया जाए। तो ऐसे गैंग का खुलासा हम लोगों ने किया है। इसमें कई और लोग सामने आ रहे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी शीघ्र हमारे द्वारा की जाएगी। और ये देखिए, गाड़ी दिल्ली से चोरी है और यूपी के से चोरी है, मध्य प्रदेश से चोरी है। उस गाड़ी को वो पूर्वोत्तर के राज्य में किसी अधिकारी से सेटिंग करके उसे नागालैंड नंबर के रूप में रजिस्टर कर दिया करते थे। गाड़ी हो यूपी की होगी, दिल्ली की होगी, कहीं और की होगी, फिर नागालैंड में एक बार रजिस्टर हो गई गलत तरीके से, उसका ट्रांसफर NOC दिया जाता है यूपी में ARTO द्वारा। तो उसमें ARTO की जिम्मेदारी होती है कि उसकी वो जांच करे, प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद ही उसमें दिया जाता है।
और हम लोगों ने क्योंकि तुरंत ही उसको वेरीफाई कर लिया कि ये वो गाड़ी टाटा के द्वारा, अशोक लीलैंड के द्वारा, महिंद्रा के द्वारा बनाई ही नहीं गई है तथा इंजन चेसिस नंबर सब फर्जी हैं, उनका एक दिन के अंदर ही सभी गाड़ियों का इन लोगों ने ट्रांसफर एनओसी कुछ ARTOs द्वारा जारी कर दिया गया है। उसमें वो लोग भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत प्रथम दृष्टया दोषी पाए जा रहे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हमारे द्वारा की जाएगी। संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत सोनभद्र जिले के चौपन थाना अंतर्गत नक्सल प्रभावित गांव बेलज के कंपोजिट विद्यालय परिसर में एक जन चौपाल का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर अति पिछड़े क्षेत्र में आयोजित इस जन चौपाल में बतौर मुख्य अतिथि वाराणसी जोन के ADG ब्रजभूषण ने ग्रामीणों से जनसंवाद स्थापित करते हुए उनकी समस्याओं को भी साझा करते हुए उन्हें कंबल के साथ साथ सिलाई मशीन, सोलर लैंप, सैनिटरी नैपकिन सहित अन्य जरूरत की चीजें प्रदान की। उन्होंने कहा कि पुलिस जनता की सेवक है, इसलिए कोई भी बात निसंकोच साझा करें जिससे किसी भी प्रकार की समाज विरोधी गतिविधियों को नष्ट किया जा सके। मानव तस्करी जैसी आशंकाओं पर दूरदर्शन से बात करते हुए ADG ने कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने और उन पर अंकुश लगाने के दृष्टिकोण से सरकार की मंशा के अनुरूप मानव तस्करी से जुड़ा एक थाना खोला जा रहा है, जहां सिर्फ उससे जुड़े मामलों को ही देखा जाएगा और इससे जुड़े असामाजिक तत्वों को दंडित किया जाएगा। एक फोकस वे में, एक सिस्टमेटिक वे में और काम शुरू होगा। वैसे जो आप बता रहे हो वैसे कोई घटनाएं फिलहाल यहाँ नहीं हो रही हैं। लगभग मैं 1.5 साल से देख रहा हूँ, ऐसा कोई इंसिडेंट सामने नहीं आया है। फिर भी पुरानी हिस्ट्रियों को ध्यान में रखते हुए थाना खोला जा रहा है। वहाँ उससे फायदा होगा, किसी को भी जानकारी है, कोई किसी प्रकार की है तो वहाँ सूचना दे सकता है और वो थाना इसी काम के लिए होगा। तो फुल फ्लेज इसी दिशा में काम करेगा। कहीं कोई बाहर का कोई गैंग तो यहाँ ऑपरेट नहीं कर रहा है, उसको रोकने में, उनके खिलाफ कार्रवाई करने में और बाहर की जो एजेंसियां हैं उनसे भी कोऑर्डिनेशन करने में उससे काफी हेल्प मिलेगी। प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद बढ़ती सर्दी के बीच दिल्ली से सटे जनपद हापुड़ में जिला प्रशासन ने रैन बसेरों की व्यवस्था शहर में शुरू की है। रेलवे स्टेशन समेत कई जगहों पर रैन बसेरे बनाए गए हैं और अलाव भी जलाए जा रहे हैं। दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में हुई बरसात के कारण ठंड से लोगों को बचाने के लिए ये रैन बसेरा सहायक सिद्ध हो रहे हैं। इन रैन बसेरों में 30 से 40 गद्दों की व्यवस्था की गई है, जिसमें दूर दराज से आने वाले गरीबों, मजदूरों को शरण मिल रही है। यहाँ रुकने वाले प्रत्येक व्यक्ति का आधार नंबर और नाम दर्ज किया जाता है। प्रकाश, पानी और शौचालय की व्यवस्था भी इन रैन बसेरों में की गई है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग के अनुसार आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इनमें सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और हापुड़ शामिल हैं। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना है। 6 और 7 जनवरी को प्रदेश में कई स्थानों पर घना कोहरा होने की संभावना है और तापमान में भी गिरावट आ सकती है। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोच्चि बेंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को करेंगे समर्पित। इस पाइपलाइन से विपरीत परिस्थितियों में लोगों के घरों तक पहुंचेगी PNG। कल कृषि कानूनों के मामलों पर सरकार और किसान संगठनों के बीच हुई वार्ता रही बेनतीजा। दोनों पक्षों के बीच 8 जनवरी को होगी अगली बैठक। प्रदेश के 75 जिलों में आज कोविड वैक्सीन के लिए चलाया जाएगा ड्राई रन। प्रत्येक जिले के 6 स्थानों में 3 शहरी और 3 ग्रामीण क्षेत्रों में चलेगा ये अभियान। और लगातार बदलते मौसम का प्रभाव प्रदेश में अभी रहेगा जारी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने ओलावृष्टि की व्यक्त की है संभावना।